कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कॉटलैंड के द्वीप को दिखाया जाता है। इस द्वीप पर है एक लाइट टावर जहां पर हमारा हीरो माइकल रहता है। इस टापू पर उसके अलावा और कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो अपने साथ एक कुत्ता भी रखा है ताकि उसका मन बहलता रहे। हफ्ते में एक दिन इस टापू की तरफ एक बोट आती है। इस बोट में जेसी नाम की लड़की अपने अंकल के साथ में है। वो अपने छोटे से नाव में सामान को रखती है और नाव को लेकर के टापू की तरफ जाने लगती है। टापू पर पहुंचने के बाद वो सामान को ले जा करके एक जगह पर रख देती है, लेकिन जाने से पहले वो अपने पास से एक गिफ्ट निकालती है और उसे भी सामान के ऊपर रख देती है। माइकल दूर से ये सब कुछ देख रहा था। जेसी वापस से अपनी छोटी सी नाव लेती है और अपने अंकल के पास चली जाती है। माइकल जब सामान को लेने के लिए जाता है तब उसे सामान के साथ वो गिफ्ट भी दिखाई देता है। वो गिफ्ट को साइड में रखने के बाद सामान को लेता है और यहाँ से चला जाता है। वापस से लाइट टावर में आने के बाद वो हर दिन की तरह अपना काम करने लगता है। इस तरह से पूरे एक हफ्ते बीत जाते हैं। अगले हफ्ते फिर से जेसी अपने अंकल के साथ माइकल के लिए सामान लेकर के आती है। इस बार वो सामान को नीचे नहीं रखती है बल्कि उसे लेकर के ऊपर जाती है। जब माइकल दरवाजा खोलता है तब जेसी उसे कहती है कि मेरे अंकल तुम्हारे लिए सामान लेकर के आते हैं और तुम बाहर निकल करके उन्हें नमस्ते भी नहीं करते। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माइकल कोई रिप्लाई नहीं देता। वो सामान को उठाता है और अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी जेसी फिर से गिफ्ट निकाल करके उसे देने लगती है, जिस पर माइकल उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट नहीं चाहिए और दोबारा ऊपर मत आना। इतना कहने के बाद वो अंदर से दरवाजे को बंद कर लेता है। पानी का बहाव तेज हो रहा था, इसलिए उसके अंकल चिल्ला करके उसे वापस बुलाते हैं। मौसम बिगड़ रहा था, इसलिए इन्हें जल्दी वापस लौट करके जाना था। जेसी फौरन जा करके अपने नाव में बैठती है और अपने अंकल की तरफ जाने लगती है, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा तेज होने की वजह से उसकी नाव पानी में ही उल्टा हो जाती है। वो समुद्र में गिर करके डूबने लगती है। उसी समय जब माइकल को मालूम चलता है कि जेसी पानी में गिर गई है तो वो उसे तुरंत बचाने के लिए जाता है। वो जल्दी से अपने बोट को प्लेटफॉर्म से समुद्र में उतारता है। पानी के बहाव की वजह से जेसी का पैर जाल में फंस जाता है, इसलिए वो नीचे पानी में डूबने लगती है। इसके बाद माइकल जल्दी से नीचे जाता है और जेसी को जालों में से छुड़ाता है। वो जेसी को ऊपर लेकर के तो आ जाता है, लेकिन वो उसके अंकल को नहीं बचा पाता क्योंकि उसके अंकल बोट के साथ डूब चुके थे। इधर वो जल्दी से जेसी को बोट पर लेकर के आता है और उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश करता है। शरीर से पानी निकलते ही वो नॉर्मल हो जाती है। जब कुछ समय के बाद उसे होश आता है तब वो खुद को माइकल के बिस्तर पर पाती है। वो माइकल से पूछती है कि मेरे अंकल कहाँ पर हैं, जिस पर माइकल उसे बताता है कि वो डूब गए, वो नहीं बच पाए। जेसी कहती है कि तुमने इस बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? तुम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते थे। मेरे अंकल ने मुझे बताया है कि ये टावर 10 सालों से बंद पड़ा है। तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? मेरी फैमिली जल्द ही मुझे ढूंढ लेगी। जिस पर माइकल उसे कहता है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे पिता का पता नहीं है, इसलिए तुम अपने अंकल के साथ में रहती हो। जेसी हैरान थी ये जान करके कि आखिर माइकल को ये सब कैसे पता, जिस पर माइकल उसे बताता है कि तुम्हारे अंकल मेरे साथ काम करते थे। जेसी का एक पैर जख्मी हो गया था, उसके पैरों में सूजन आ गया था। सूजन को कम करने के लिए माइकल उसके पैरों पर गर्म पट्टी वगैरह लगा देता है। वो चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो उसे वॉशरूम के लिए भी लेकर के जाता है। इसके बाद वो उसके लिए नाश्ता भी बनाता है। इस तरह से लगभग कुछ दिनों तक वो जेसी का ध्यान रखता है। वो जेसी को यहाँ से वापस भेज भी नहीं सकता था क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। दिक्कत तब हो जाती है जब जेसी के पैरों का सूजन कम नहीं हो रहा था। माइकल चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो इन्फेक्शन है, इसीलिए उसे दवाई देना बहुत जरूरी है। हालांकि जेसी अस्पताल जाने की बात भी करती है, लेकिन माइकल मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊंगा। इसके बाद माइकल अपनी बोट लेता है और शाम होने से पहले वो उसके लिए दवाई लाने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद जब वो दुकान पर पहुंचता है तब वो सबसे पहले कैमरे को ध्यान से देखता है। कैमरे से छुप करके वो दवाइयों को खरीदता है। अब इसी बीच हमें लंदन में व्हाइट हॉल को दिखाया जाता है। यहाँ पर MI6 के कुछ लोग बैठे हुए थे और मीटिंग हो रही थी। मैनफोर्ट जो कि MI6 का हेड ऑफ इंचार्ज है, वो अफसरों से गुजारिश कर रहा था कि थिया को जारी रखा जाए। दरअसल थिया एक प्रोग्राम है जिसमें ये लोग आसानी से किसी के भी फोन कैमरे को टैप करके रखते हैं, जिससे क्रिमिनल्स को पकड़ना आसान हो जाता है, और इस चीज को आगे जारी रखने की बात हो रही थी। इसके बाद मैनफोर्ट जा करके प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। मैनफोर्ट काफी होनहार एजेंट रह चुका था और अब वो रिटायर हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्डिंग को बंद कर देती हैं और मैनफोर्ट से कहती हैं कि तुम सीक्रेट तरीके से मेरे लिए काम करोगे, भले ही तुम एजेंसी में नहीं रहोगे लेकिन हमारे लिए तुम काम करते रहोगे। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो एक कपड़े की दुकान पर जाता है, जहाँ से वो जेसी के लिए एक कपड़ा लेता है। कपड़े को पैक करवाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है तो गेट पर कुछ लड़कियां थी जो अपना वीडियो बना रही थी। माइकल को इस बात का एहसास नहीं था, वो इनके बैकग्राउंड से होकर गुजरता है। इसके बाद हम MI6 के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जिसके अंदर थिया प्रोग्राम का सारा सर्वर था। इसी
इसी जगह पर सभी के फोन कैमरे को टैप किया जा रहा था। जैसे ही माइकल उन लड़कियों के बैकग्राउंड में आता है तो उसी समय इनके डाटा में उसकी पहचान दिख जाती है, लेकिन इनके डाटा में कुछ गलती हो रही थी क्योंकि माइकल का जो असली चेहरा था ना वो इनके डाटा में नहीं दिखा रहा था। जिस क्रिमिनल का फोटो इनके सामने आता है उसने एम्बेसी में बॉम्ब फेंका था। फिलहाल इन लोगों को ये नहीं पता था। मैनफोर्ड के रिटायर होने के बाद अब रोबर्टा MI6 की हेड बन जाती है और वो माइकल के लोकेशन को ट्रैक करके उसे पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स को भेजती है। माइकल दवाई लेकर के वापस से द्वीप पर जाता है और जेसी के पैरों पर मलहम पट्टी करता है। वो जेसी को कपड़े भी देता है जो उसके लिए वो लाया था। रात में माइकल नाश्ता बनाता है और जब ये दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो उसी वक्त माइकल को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर के चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि स्पेशल फोर्स उसकी तरफ आ रही है। इसके बाद वो जल्दी से जेसी को जाकर के बाथरूम में छुपने के लिए कहता है। वो जाकर के बाथरूम में छुप जाती है और माइकल उनसे निपटने के लिए चला जाता है। उसने पहले से ही ट्रैप बिछा करके रखा था क्योंकि उसे पता था कि कभी न कभी ये दिन तो जरूर आएगा। कुछ लोगों को वो ट्रैप में फंसा देता है और कुछ लोगों को मार करके ऊपर से खाई में फेंक देता है। रात के अंधेरे का फायदा उठा करके वो कई ऑफिसर्स को मार देता है। इस बीच एक ऑफिसर लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसी वक्त माइकल का कुत्ता उस पर हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए ऑफिसर उसे गन से शूट कर देता है। जेसी के मुंह से आवाज निकल जाती है। इसके बाद वो जा करके उसे भी पकड़ लेता है, लेकिन वो जेसी को लेकर के यहाँ से जा नहीं पाता क्योंकि माइकल को मालूम चल जाता है और वो उस ऑफिसर को गन से शूट कर देता है। जिस ऑफिसर को उसने मारा उसका बॉडी कैम चालू था जिसकी वजह से माइकल का चेहरा कैमरे में दिख जाता है। इसके बाद वो जेसी को यहाँ पर रुकने के लिए बोलकर कुत्ते को लाने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि उसका कुत्ता मारा जा चुका है। इसके बाद माइकल जा करके अपना पर्सनल फोन लेता है और किसी के पास कॉल करता है। वो उस आदमी से कहता है कि मेरा रिजर्वेशन पूरा हो गया है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल को कट करता है और फोन से बैटरी को निकाल देता है। वो जेसी के साथ बोट में बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। इधर ऑफिस में रोबर्टा को मालूम चलता है कि उसकी सारी फोर्स को माइकल ने अकेले ही खत्म कर दिया है, जिसके बाद माइकल के करीब जो ऑफिसर था उसे वो माइकल को पकड़ने के लिए भेजती है। सुबह होने से पहले माइकल जेसी के साथ समुद्र के किनारे पर आ चुका था। माइकल के शरीर से ब्लड निकल रहा था, इसलिए जेसी कहती है कि सबसे पहले तुम्हारा इलाज करवाना होगा, जिस पर माइकल कहता है कि ये तो छोटी मोटी बात है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें एक कार दिखाई देती है। माइकल को ये कार चाहिए था लेकिन चाबी नहीं थी, इसलिए वो जेसी को गन देता है और उसे यहाँ पर रह करके इंतजार करने के लिए कहता है। कार की चाबी लेने के लिए माइकल चुपके से घर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जब वो चाबी को ढूंढ रहा था तो इस घर में एक छोटा लड़का था जो माइकल को देख लेता है। माइकल कुछ करता उससे पहले ही उस लड़के के पिता गन लेकर के आ जाते हैं। वो माइकल से इतना कहता है कि चुपचाप मेरे घर से चले जाओ, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर गन लेकर के जेसी आ जाती है, जो उस आदमी से कहती है कि मेरे अंकल जख्मी हैं, तुम्हें उनका इलाज करना होगा। इधर फाइनली रोबर्टा को मालूम चल जाता है कि जिस आदमी के पीछे वो पड़ी है वो कोई और है। जिस आदमी का फोटो ये लोग स्क्रीन पर देख रहे थे फिलहाल वो 10 साल पहले ही मर चुका था, और जिस आदमी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं वो इनका ही आदमी है। जब मैनफोर्ड इंचार्ज था तब वो उसके लिए MI6 में काम करता था, लेकिन असल में इस इंसान की सच्चाई क्या है रोबर्टा ये जानना चाहती थी। पता लगाने के लिए वो उसके पुराने डाटा को चेक भी करती है, लेकिन उसे कोई फाइल नहीं मिलता क्योंकि किसी ने फाइल को डिलीट कर दिया था। उसी समय किसी बच्चे का 911 पर कॉल आता है। वो बच्चा कॉल पर कह रहा था कि एक आदमी अपनी बच्ची के साथ मेरे घर में घुस आया है। इतना सुनते ही रोबर्टा समझ जाती है कि ये माइकल है। इसके बाद हमें मैनफोर्ड को दिखाया जाता है जब वो अपने घर पर जा करके अपने कंप्यूटर को चालू करता है। तब हमें मालूम चलता है कि उसने थिया के सर्वर को लॉगिन करके रखा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उससे कहा भी है कि तुम सीक्रेट तरीके से मेरे लिए काम करोगे। लेकिन जब वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर माइकल को देखता है तो वो घबरा जाता है। यहाँ पर वो पता लगा लेता है कि माइकल को पकड़ने के लिए किस एजेंट को चुना गया है। उसका नाम था जेम्स। मैनफोर्ड उसके पास मैसेज करता है और उससे कहता है कि ये एक ब्लैक राइट है, और उससे ये भी कहता है कि सिर्फ मेरे पास ही मैसेज करना। मैनफोर्ड उससे कहता है कि लड़की और आदमी दोनों को खत्म कर दो। इधर वो जो आदमी था वो माइकल के जख्मों पर टाका मार देता है। इसके बाद माइकल कार की चाबी लेकर के यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि उस आदमी का बेटा पुलिस के पास कॉल कर चुका है, और अगले ही पल माइकल को मालूम चलता है कि घर के बाहर पुलिस की कार आकर के पहुंच चुकी है। लेकिन दिक्कत पुलिस की नहीं थी, दिक्कत तो उस एजेंट की थी जो माइकल को खत्म करने के लिए आया था। वो दूर खड़े होकर के लगातार स्नाइपर चलाता है, पुलिस की गाड़ियों को भी शूट करता है। जब पुलिस वाले अंदर माइकल को पकड़ने के लिए आते हैं तब माइकल उन्हें मारता है। पुलिस वालों से फाइट करता है और सभी को खत्म करने के बाद वो पुलिस की कार लेकर के यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन इस बारे में जेम्स को भी मालूम चल गया था, इसलिए वो अपनी कार लेकर के माइकल का पीछा करता है। इन दोनों के बीच में काफी समय तक रेस होती है। माइकल को खत्म करने
करने के लिए वो लगातार उस पर गोलियां भी चला रहा था। जैसे ही माइकल को मौका मिलता है तो वो उसकी कार को ठोक देता है, जिसकी वजह से जेम्स का एक्सीडेंट हो जाता है। माइकल अपनी कार लेकर के वहाँ से निकल जाता है और इधर हमें मालूम चलता है कि जेम्स मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है, सिर्फ जख्मी हुआ था। इसके बाद हमें रोबर्टा को दिखाया जाता है जो मैनफोर्ड के पास कॉल करती है ये पूछने के लिए कि आखिर ये माइकल है कौन और आखिर MI6 उसे मारने के लिए उसके पीछे क्यों पड़ी है। जिस पर मैनफोर्ड उसे बताता है कि वो मेरे साथ ही काम करता था, लेकिन उसने MI6 को धोखा दिया और लगभग 10 सालों से छुपा हुआ था। वैसे तुम्हारी फोर्स उसे मार नहीं पाएगी क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो बारूद है और वो सबको भस्म कर देगा। रोबर्टा को अभी भी डाउट था, इसलिए वो माइकल के बारे में जानना चाहती थी। वो अपने एक एजेंट के जरिए माइकल का पुराना डाटा बैकअप करती है। तब जाकर के रोबर्टा को मालूम चलता है कि माइकल को एक ईरानी साइंटिस्ट को मारने के लिए भेजा गया था। इस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में काफी जानकारी MI6 को दी थी, लेकिन सिर्फ सबूत मिटाने के लिए MI6 इस साइंटिस्ट को खत्म करना चाहती थी और इसलिए उन्होंने माइकल को भेजा था। लेकिन माइकल ने इस साइंटिस्ट को नहीं मारा क्योंकि उसे पता था कि वो पूरी तरह से बेगुनाह है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि रोबर्टा के ऑफिस में एक कैमरा लगा हुआ है जिसके जरिए मैनफोर्ड उसे देख रहा है और इस तरह से उसे भी मालूम चल जाता है कि रोबर्टा को माइकल के बारे में मालूम चल गया है। इधर में माइकल को दिखाया जाता है जो जेसी को लेकर के अपने एक आदमी के पास जा रहा था उससे हेल्प मांगने के लिए। रास्ते में वो जेसी से कहता है कि आज रात तुम इन सब से दूर हो जाओगी, एक नई जगह एक नई पहचान के साथ तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। जिस पर जेसी उसे कहती है कि हम साथ में भी तो रह सकते हैं यहाँ से बहुत दूर। जिस पर माइकल उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी तरह नहीं बनाना चाहता। कुछ समय के ड्राइविंग के बाद ये लोग फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। कैमरे से बच करके ये लोग यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन शायद माइकल को नहीं पता था कि कार के डैशबोर्ड में भी कैमरा लगा हुआ है, जिससे मैनफोर्ड को मालूम चल जाता है कि माइकल इस वक्त कहां पर है। ये जानकारी MI6 के ऑफिस में रिलीज होती उससे पहले ही मैनफोर्ड इसे डिलीट कर देता है। अब जैसे कि मैनफोर्ड को पता था कि माइकल कहां पर है, इसलिए वो जेम्स के पास उसकी लोकेशन शेयर करता है और जेम्स को उसकी लोकेशन पर जा करके उसे खत्म करने के लिए कहता है। इधर माइकल जा करके अपने एक पुराने दोस्त थॉमस से मिलता है जो उसके साथ में कभी काम किया करता था। वो थॉमस को बताता है कि मेरी जानकारी MI6 में लीक हो चुकी है, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो थॉमस ये पता लगाता है कि आखिर ये जानकारी लीक कैसे हुई। फाइल को देखने के बाद थॉमस उसे बताता है कि तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमने तुम्हें किसी और की पहचान दे दी थी। जिस क्रिमिनल की पहचान हमने तुमको दी थी वो आज से कई साल पहले मर चुका था। यहाँ माइकल को मालूम चल जाता है कि इसके पीछे मैनफोर्ड का हाथ है और वो उसे जान से मरवाना चाहता है। इसके बाद माइकल उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये बच्ची मेरे साथ सेफ नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बच्ची को लेकर के अपने साथ कहीं दूर जाना होगा। जिस पर थॉमस उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, दरअसल मुझे कैंसर की बीमारी है और मैं सिर्फ 1 सालों का मेहमान हूँ। कमरे में कुछ दवाइयाँ भी रखी हुई थी जिससे माइकल को एहसास हो जाता है कि हाँ वो सच बोल रहा है, लेकिन ये जान करके माइकल को बहुत दुख होता है। जिसके बाद माइकल कहता है कि ठीक है मुझे कमल के पास लेकर के चलो, वो मेरी मदद करेगा। जब ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो उसी वक्त माइकल को एक आवाज सुनाई देती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई तो अंदर है और वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स था जो माइकल पर गन फायरिंग करने लगता है। फायरिंग से वो बच जाता है और फिर वो जेम्स पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक फाइट होती है और जेम्स उसे झेल नहीं पाता। माइकल उसे बहुत मारता है और फिर वो जेसी को लेकर के यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अभी भी जेम्स हार नहीं मानता। वो उसके कार पर लगातार फायरिंग करता है। फिर भी ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद थॉमस कार को रोकता है और माइकल को यहाँ से अकेला जाने के लिए कहता है। माइकल अपने साथ जेसी को लेकर के लंदन पहुँचता है। यहाँ वो एक क्लब के अंदर जाने से पहले जानबूझ करके कैमरे में अपना चेहरा दिखा देता है। गार्ड को पीट करके वो अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात कमल से होती है। इस पूरे क्लब को वही चला रहा है। उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, इसलिए वो कोई मुसीबत नहीं चाहता। कभी वो माइकल का काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था। माइकल उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक पासपोर्ट और इस बच्ची को यहाँ से कहीं दूर लेकर के जाना होगा। कमल भी थोड़ा घमंडी था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये क्यों करूँ, मतलब कि वो साफ साफ इनकार कर देता है। जिस पर माइकल उससे कहता है कि मेरे बारे में MI6 को पता चल चुका है और वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अगर तुमने जल्दी से मेरा काम खत्म नहीं किया तो कुछ समय में फोर्स यहाँ पर आकर के पहुँच जाएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बिजनेस ठप हो, इसलिए चुपचाप जल्दी से मेरा काम कर दो ताकि मैं धीरे से यहाँ से निकल जाऊँ। वैसे तो कमल सच में कोई लफड़ा नहीं चाहता था क्योंकि उसका बिजनेस और लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी। वो माइकल से कहता है कि ठीक है सिर्फ 10 मिनट इंतजार करो। इसके बाद माइकल जेसी के साथ थोड़ा इंतजार करता है। यहाँ पर एक बार फिर से जेसी उससे कहती है कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जिस पर माइकल कहता है कि मैं तुम्हें मुसीबत से दूर कर रहा हूँ। कैमरे के जरिए मैनफोर्ड को मालूम चल गया था कि इस वक्त माइकल कहाँ पर है, इसलिए
वो जल्दी से अपनी पूरी फोर्स को क्लब में भेजता है माइकल को खत्म करने के लिए। कुछ समय के बाद कमल उसे ला करके एक पासपोर्ट और कुछ पैसे देता है। वो माइकल से ये भी कहता है कि आइसलैंड के पास एक बोट आने वाली है, वहाँ पर वो तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी से इस लड़की को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाओ। स्पेन में मेरा एक सेफ हाउस है, इस बच्ची को मैं वहीं पर रखूंगा। उसी वक्त मैन फोर्ट के फोर्स आकर पहुँच जाती है। जब रोबर्टा इन फोर्स को कैमरे में देखती है तब उसे मालूम चलता है कि वहाँ पर दूसरी फोर्स भी गई है, क्योंकि अभी रोबर्टा की फोर्स रास्ते में थी और उसने अपनी फोर्स को कह रखा था कि माइकल और उस बच्ची को मारना मत, वो मुझे जिंदा चाहिए। लेकिन मैन फोर्ट इन्हें खत्म करना चाहता था। माइकल जैसे यहाँ से बाहर निकलने वाला था तो उसी वक्त वो फोर्स को देखता है। वो समझ चुका था कि इन लोगों को मैन फोर्ट ने भेजा है। माइकल एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने नहीं मारा तो वो उसे मार देंगे। क्लब में गोलियां चलने की वजह से भगदड़ मच जाती है। इसी चीज का फायदा उठा करके एक ऑफिसर जेसी को उठाता है और उसे ले जा करके बाहर कार में बंद कर देता है। माइकल इनका पीछा करते हुए जैसे ही बाहर आता है तो उसी वक्त यहाँ पर रोबर्टा की फोर्स आ जाती है। माइकल हर हाल में जेसी को बचाना चाहता था, इसलिए वो इन सबको जख्मी कर देता है। इसके बाद वो भागते हुए उस कार की तरफ जाता है जिसमें जेसी को रखा गया था। सारे ऑफिसर को खत्म करने के बाद वो जेसी को सही सलामत बचा लेता है। इसके बाद वो यहाँ से एक स्कूटी लेता है और जेसी को लेकर के निकल जाता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर जेम्स आकर पहुंच जाता है और वो माइकल को यहाँ से जाते हुए देख लेता है। वो उसका पीछा करता है। इधर जो माइकल था वो जेसी को लेकर के उस जगह पर आता है जहाँ पर बोट इनका इंतजार कर रही थी। जब वो जेसी को बोट में जाने के लिए कहता है तब वो रोने लगती है। वो माइकल से कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, हम दोनों यहाँ से चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। जिस पर माइकल उसे समझाता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ पर सेफ रहोगी, मेरे पास तुम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ से भेज रहा हूँ। उसी वक्त माइकल की तरफ फायरिंग होती है, क्योंकि जेम्स यहाँ पर आकर पहुँच चुका था। जेसी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन माइकल उसे जबरन धक्का दे देता है। बोट उसे लेकर के यहाँ से चली जाती है। जेम्स लगातार माइकल के ऊपर फायरिंग कर रहा था, लेकिन माइकल छुपा हुआ था, इसलिए उसे गोली नहीं लगती। गन की गोली खत्म हो जाने के बाद इन दोनों का आमना सामना होता है और इनके बीच में फाइट होती है। फाइट के दौरान माइकल उसे काफी जख्मी कर देता है और इस बार माइकल उसे नहीं छोड़ता। वो जेम्स को खत्म कर देता है ताकि वो दोबारा उसके पीछे न आए। इसके बाद हमें मैन फोर्ट को दिखाया जाता है जो अपने घर पर था और जेम्स के मैसेज का इंतजार कर रहा था। मैसेज तो नहीं आता है, लेकिन मैसेज को लेकर के माइकल खुद यहाँ पर आ जाता है। माइकल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उसी वक्त तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था, तुम जैसे लोग एजेंसी के लायक नहीं हो। इसके बाद वो मैन फोर्ट को मार देता है। लगभग 3 महीने बाद स्पेन के अंदर हम जेसी को देखते हैं जो अपनी नई जिंदगी जी रही थी। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि कैमरे के जरिए रोबर्टा अभी भी जेसी को देखती है। दरअसल ये लोग इस उम्मीद में थे कि एक न एक दिन माइकल आकर के उससे मिलेगा और तब ये लोग उसे पकड़ लेंगे, लेकिन माइकल को पकड़ पाना बच्चों का खेल नहीं था। हालांकि वो जेसी को देखने के लिए उसके करीब आता भी था, इन्हें पता भी चलता था, लेकिन ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते थे। वो जेसी के करीब आकर के उसे गिफ्ट दिया करता था, लेकिन कभी भी वो उसके सामने नहीं गया। हालांकि गिफ्ट के जरिए उसे भी एहसास हो जाता है कि माइकल उसके आसपास ही है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।